अवैध या यूं कह लीजिए हमारा बीता हुआ कल और उसमें छुपी हुई कुछ कहानियां जो हमारे आने वाले कल की बुनियाद रखती हैं। देखा जाए तो अवैध एक आवाज़ है जिसकी गूंज सदियों तक हमें पुकारती रहती है जब तक एक बार हम पीछे मुड़कर ना देख लें। पैरासाइकोलॉजी की दुनिया में प्रोफेसर आदित्य शर्मा एक बहुत जाना माना नाम था और इस वक्त वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका से चंडीगढ़ आए हुए थे जिसमें दुनिया के कुछ जाने माने पैरासाइकोलॉजिस्ट हिस्सा लेने वाले थे और आज उन्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक गेस्ट लेक्चरर की तरह आमंत्रित किया गया था। प्रोफेसर, क्या ये सच है कि हमारे आयाम के अलावा और भी आयाम होते हैं जो हम देख नहीं सकते? क्लास में बैठे एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से पूछा। वैसे तो इस बात पर आज तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन मेरा मानना है कि इस 3 आयामी दुनिया जिसमें हम बसते हैं उसके अलावा और भी कई आयाम हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। मैं उन्हें प्रेत आयाम कहता हूँ, लेकिन उसे देखने के लिए या तो हमें साधु बनना होगा या फिर हमारे सितारे कमज़ोर होने चाहिए। तुम क्या पसंद करोगे? प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट की ओर देखकर मुस्कुराया। पैरासाइकोलॉजी की क्लास चल रही थी और प्रोफेसर आदित्य शर्मा स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देने में व्यस्त थे। साइंस के पास हर सवाल का जवाब आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ के परे होने के बावजूद होती हैं। प्रोफेसर आदित्य शर्मा काफ़ी पॉपुलर थे और सारे स्टूडेंट्स उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। लगभग 40 साल के प्रोफेसर आदित्य काफ़ी हैंडसम थे और लेक्चर ख़त्म होते होते काफ़ी लड़कियां उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। प्रोफेसर, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? एक फीमेल स्टूडेंट ने प्रोफेसर आदित्य से पूछा। क्यों नहीं, कोई भी डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम। उन्होंने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उस लड़की को थमा दिया। उस लड़की ने प्रोफेसर को फ्लर्टी सी स्माइल दी और प्रोफेसर डेस्क पर पड़े कुछ कागज हाथ में उठाए क्लासरूम से बाहर निकल गए। उस दिन आदित्य का पूरा वक्त कॉलेज में ही बीता और अभी शाम के 6 बज रहे थे। आदित्य हाथ में वोडका का ग्लास लिए अपने गेस्ट हाउस के कमरे में बने फायर प्लेस के सामने बैठे साइकिक फिनोमिनन पर लिखी एक किताब पढ़ रहा था। वो अक्सर शाम को अकेले बैठकर कुछ पढ़ना पसंद करता था। शादी नहीं की थी तो पढ़ाई और रिसर्च में ही अपना ज़्यादातर समय बिताया करता था। उसने अभी लगभग आधी ही किताब खत्म की थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने किताब के पन्नों के बीच एक बुकमार्क लगाया और उसको स्टूल पर रखकर चेयर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जी? आदित्य ने दरवाजा खोला तो सामने तकरीबन 30 साल का एक काफी लंबा चौड़ा सा बंदा खड़ा था। मेरा नाम अमित है। क्या आप ही प्रोफेसर आदित्य हैं? जी, आइए, अंदर आइए, प्लीज बैठिए। आदित्य ने सोफे की ओर इशारा किया। अब बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक अजीब सी दिक्कत पेश आ रही है और मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उस लड़के ने आदित्य को देखते हुए कहा। आप कॉफ़ी चाय कुछ लेंगे? बाहर काफ़ी ठंड थी तो आदित्य को लगा कि शायद गर्म कॉफ़ी या चाय पीकर उस लड़के को थोड़ा अच्छा लगे। नहीं, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ओके, तो बताइए क्या कहना था आपको? आदित्य उसकी तरफ झुका। ये तकरीबन 20 साल पहले मेरे पिताजी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन कुछ दिनों से वो मुझे मेरे घर में दिखाई दे रहे हैं। पूरे घर में घूमते हैं, ऐसे कि जैसे उन्हें अपनी मौत का कोई एहसास ही नहीं है।
मुझे मुझे उस घर में बहुत डर लगता है। उस लड़के की आवाज़ में जो भय था उसको आदित्य साफ महसूस कर पा रहा था। आपका मतलब? अभी आदित्य अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उस लड़के ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है वो वापस आ गया है। आदित्य उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसने वोडका की बोतल के पास पड़े एक खाली ग्लास में पानी डाला और उस लड़के की ओर बढ़ा दिया। ये लो, पहले पानी पी लो। उस लड़के ने वो ग्लास लिया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी प्रोफेसर। आदित्य उस लड़के की बातें सुनकर काफी उत्साहित हो गया था। शायद यही वो मौका था जिससे वो एक बहुआयामीय दुनिया यानी मल्टी डायमेंशन के अस्तित्व की अपनी थ्योरी को साबित कर सके। शायद यही वो पल हो जिसका उसे बरसों से इंतजार था। घबराओ मत, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? उस लड़के ने हामी भरी तो आदित्य ने उस लड़के को कुछ देर इंतजार करने को कहा और थोड़ी देर में अंदर से कपड़े बदल कर आ गया। उसने देखा कि वो लड़का अभी भी अपने ख्यालों में खोया था। चलें? गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर वो दोनों एक गाड़ी में बैठे और उस घर के लिए निकल पड़े। ये सब कब शुरू हुआ? आदित्य ने पूछा। पिछले महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक रात मैं कहीं जाने के लिए तैयार होकर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो ठीक मेरे सामने खड़े थे, लेकिन वो मेरे पिताजी जैसे बिल्कुल नहीं रहे। वो मुझे उस घर से कहीं भी नहीं जाने देते और ना ही मेरे दोस्तों से मुझे बात करने देते हैं। और पिछली रात एक छोटी सी बात पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये देखिए। उस लड़के ने अपने कंधे और गर्दन के बीच पड़े निशानों को दिखाते हुए कहा। देखकर लगता था किसी भारी चीज से वार किया गया था। ओह माय गॉड। आदित्य इस बात से काफी चिंतित था कि अगर यह सब सच था तो इसका मतलब था कि आत्माएं शारीरिक रूप धारण करके इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती थी। अपने सालों की रिसर्च में आदित्य ने न कभी ऐसा सुना था और ना ही देखा था। इस बात से वो थोड़ा सा डर गया था, पर वो फिर भी खुद से यह सब देखना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी शहर के बाहर बने हुए एक टाउनशिप में घुसी और एक विला के आगे जाकर रुक गई। यही है मेरा घर। आदित्य ने लड़के की बात सुनकर घर की तरफ देखा तो उसे घर के ऊपरी मंजिल पर कोई आदमी इधर उधर चलता हुआ नजर आया। अब आदित्य की उत्सुकता अपने चरम पर थी। वो दोनों गाड़ी से उतरे और घर के दरवाजे तक पहुंचे। आदित्य ने उस लड़के की तरफ देखा तो वो काफी डरा हुआ नजर आ रहा था, मानो जैसे घर के अंदर जाना ही ना चाहता हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर अंदर से काफी बड़ा और खूबसूरत था। बैठक खाने में एक बड़ा सा एलईडी टीवी लगा हुआ था और दीवारों पर चारों तरफ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स लगी हुई थी। पूरे कमरे में यहाँ वहाँ महंगे शो पीसेस रखे हुए थे और एक कोने में एक बार भी बना हुआ था। आदित्य ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक तस्वीर रखी हुई दिखाई दी। उसमें एक आदमी एक लड़के को सीने से लगाए खड़ा था। क्या यही तुम्हारे पिताजी हैं? आदित्य ने पूछा तो उस लड़के ने हामी भरी। और ये तस्वीर में वो लड़का कौन है? तुम? वो मेरे बड़े भाई की तस्वीर है। सालों पहले वो भी गुजर गया। उसने वो तस्वीर उठाई और उसे देखकर कुछ सोचने लगा। शायद वो अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था।
I'm sorry. आदित्य ने कहा। उस लड़के ने आदित्य की तरफ देखा और फिर से उस तस्वीर को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। एक काम करो, तुम बाहर गाड़ी में जाके बैठो और जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना। उस लड़के के बाहर जाते ही आदित्य सीढ़ियों से ऊपर गया और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां उसे किसी के होने का एहसास हुआ था, और कमरे के बाहर जाकर उसने दरवाजे पर एक दस्तक दी। सर, मेरा नाम आदित्य है। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? दरवाजा हल्का सा खुला तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। गोल चेहरा, मोटी भौहें और बड़ी बड़ी आंखों वाला काफी तगड़ा सा आदमी था वो। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? जी मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और नीचे का दरवाजा खुला था। आदित्य ने उस आदमी से जानबूझकर झूठ बोला। और तुम्हें लगा कि सीधा अंदर घुस जाता हूं, क्यों? वेल, आई एम सॉरी सर। सर, मुझे बस एक फ़ोन करना था। रंजन, सॉरी, मैं थोड़ा सा रूड हो गया था। उस आदमी ने अपना नाम बताते हुए हाथ मिलाया। कुछ पीना चाहोगे? वो कमरे से बाहर निकला और आदित्य को अपने साथ चलने को कहा। जी ज़रूर, आई डोंट माइंड। एक ड्रिंक पी सकता हूँ। आदित्य भी उसके साथ साथ सीढ़ियों से नीचे बार तक चला गया। वो उस आदमी को देखकर एकदम भौंचक्का रह गया था। कितना असली लगता था वो। क्या लोगे? उस आदमी ने बार में से खाली गिलास निकालकर पूछा। वोडका? आदित्य ने जवाब दिया तो उस आदमी ने एक ड्रिंक बनाकर ग्लास आदित्य की ओर बढ़ा दिया। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। जी, मैं एक पैरासाइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस के लिए चंडीगढ़ आया हुआ था। इंटरेस्टिंग। उस आदमी ने ग्लास से एक सिप लेते हुए कहा। पैरासाइकोलॉजी? फिर तो आप मेरी काफ़ी मदद कर पाएंगे। कैसी मदद? मैं कुछ समझा नहीं। इससे पहले कि वो आदमी उसको कुछ जवाब दे पाता, बार काउंटर पर रखा लैंडलाइन बज उठा। उस आदमी ने फोन उठाकर आदित्य की ओर बढ़ा दिया। आदित्य उसके इस रवैये से काफी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी उसने उसके हाथों से फोन लेते हुए अपने कानों से लगाया। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? क्या आप मुझे मिस नहीं करते पापा? फोन लाइन पर किसी लड़के ने कहा और फिर फोन कट गया। आदित्य ने हैरानी के साथ फोन वापस रख दिया। मेरा बेटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस आदमी ने एक सिगरेट जलाते हुए कहा। आपका बेटा मर चुका है? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। हाँ, मेरी बीवी और मेरा बेटा दोनों ही एक्सीडेंट में मारे गए। एक लंबी कश लेते हुए उस आदमी ने कमरे में पड़े अपनी बीवी की तस्वीर की ओर देखा। पर वही तो मुझे यहाँ पर लेकर आया। आदित्य ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। मजाक कर रहे हो ना? नहीं सर, वो अभी इस वक्त घर के बाहर मेरी गाड़ी में है। उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ देर देखा और फिर तेजी से बार से सीधा घर के बाहर निकल गए। गाड़ी में वो लड़का वाकई मौजूद था। ये नहीं हो सकता। हमें अभी घर के अंदर वापस जाना होगा। उस आदमी ने डरते हुए कहा। प्रोफेसर उनसे दूर हटिए।
उस लड़के ने गाड़ी के अंदर से डरते हुए कहा। वो दोनों ही घर के अंदर वापस जाना उसे अपने पास बुला रहे थे, प्रोफेसर उनसे दूर रखिए। पर भय से आदित्य अपनी जगह पर जमा हुआ था। कभी वो उस आदमी को देखता था तो कभी उस लड़के को। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि एक पल के लिए लगा कि उसका दिल सीना फाड़कर बाहर ही निकल जाएगा। डरे हुए आदित्य ने उस आदमी को एक तेज का धक्का मारा और दौड़ते दौड़ते सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया। कौन जिंदा था, कौन मुर्दा, क्या पता। प्रोफेसर दरवाजा खोलिए! वो आदमी दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? आदित्य डरते हुए खिड़की पर लगे पर्दे में से छिपकर बाहर देखते हुए बोला। बाहर वो आदमी दरवाजा पीटता जा रहा था और वो लड़का गाड़ी में डर से दुपक कर बैठा हुआ था। कौन हो तुम? आदित्य को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी और उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। यहां मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? आदित्य के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं अमर हूं और तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो। वो लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते आदित्य की तरफ आ रहा था। क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? उसने पूछा तो आदित्य ने खिड़की के बाहर इशारा किया। क्या? बाहर तो कुछ भी नहीं है। उस लड़के ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। आदित्य उसकी बात सुनकर तुरंत मुड़ा और पागलों की तरह खिड़की के बाहर इधर उधर देखने लगा। रिलैक्स, वहां कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। ये बोलकर वो लड़का किचन में पानी लेने चला गया। थोड़ी देर में वो किचन से हाथ में पानी का एक गिलास लेकर बाहर आया। लो, पानी पियो। आदित्य अभी भी खिड़की के बाहर पागलों की तरह बस देखता ही जा रहा था। उस लड़के की आवाज सुनकर वो मुड़ा और लड़खड़ाते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ा। ये बार बार बाहर क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? कहाँ गए वो? कौन? भाई, ठीक तो हो? वो आदमी और वो लड़का अभी तो यहीं थे। आदित्य ने अपने सर पर से पसीना पोंछा और पानी का गिलास उठा के एक घूंट में सारा पानी पी गया। कौन आदमी? अमित और रंजन। तुम मेरे भाई और पिताजी के बारे में बात कर रहे हो? तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो दोनों तो कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। क्या? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम उन्हें कैसे जानते हो? घबराए हुए आदित्य ने उस लड़के की बात सुनी और अपने होठों को अपने दांतों से दबाते हुए सोफे पर बैठ गया और उस लड़के को डरी हुई नजरों से देखा और पूरी बात बता दी। एक मिनट। तुम कह रहे हो कि मेरा भाई अमित तुम्हारे गेस्ट हाउस पर आया और कहा कि मेरे पिताजी मरकर भी वापस आ गए हैं, और जब अब तुम यहां पहुंचे तो मेरे पिताजी ने तुमसे कहा कि मेरा भाई मर चुका है। भाई सस्ते नशे का रखे हैं क्या? तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। मैं यहां पहले कभी नहीं आया, तो मैं तुम्हारे भाई और पिताजी को कैसे जानता हूं? आदित्य को उस लड़के की नशे वाली बात अखड़ गई थी। वेल, ठीक है, चलो मान लेता हूं कि तुम्हारी बात सही है। तो फिर मैंने कभी उन्हें इस घर में क्यों नहीं देखा? शायद वो नहीं चाहते हो कि वो तुम्हें नजर आए। और तुम्हें एक अनजान आदमी को वो नजर आते हैं और तो और तुमसे बात भी करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जगह के साथ कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है। चलो मान लेते हैं, अगर जो तुम कह रहे हो वो सही है, तो इतने सालों बाद
उनका यूं अचानक से वापस आने का क्या मतलब? सोचो प्रोफेसर, याद करने की कोशिश करो। उस लड़के की बात सुनकर आदित्य सोफे पर बैठ गया और मानो एकदम से उसे सब कुछ याद आने लगा। 20 साल पहले की बात थी। आदित्य एक कॉलेज कंपटीशन के लिए मुंबई से चंडीगढ़ आया हुआ था। वो इस शहर में पहली बार आया था और कॉलेज हॉस्टल के एक रूम में ठहरा हुआ था। 30 अक्टूबर की रात थी जब कॉलेज के कुछ लड़कों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया और उन्होंने आदित्य को भी अपने साथ चलने को कहा। उस रात वो सारे एक पब में गए और शराब के नशे में धुत होकर आधी रात तक नाचते रहे। उन सब ने इतनी पी ली थी कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। और तकरीबन रात के 1 बजे जब पब बंद हुआ, वो सब निकले और गाड़ी में बैठकर ड्राइव के लिए निकल गए। नशे में धुत वो सारे के सारे शहर से बाहर हवा से बात करते हुए एक सुनसान सड़क की तरफ निकले और तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाने लगे। गाड़ी भगाते भगाते सड़क की रॉन्ग साइड पर जब गाड़ी ने रुख किया तो सामने से आते एक गाड़ी से उनकी गाड़ी बहुत तेजी से टकराई और दोनों के दोनों गाड़ी पलटी खाते हुए पेड़ से जा टकराई। अब इसे किस्मत का खेल कहिए या फिर शायद उन सबके नसीब में अभी और जिंदगी लिखी थी। उनमें से किसी को भी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन दूसरी गाड़ी में बैठे लोग इतने खुशनसीब नहीं थे। उसमें बैठे लोगों को काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन इतनी चोटों के बावजूद उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। हमें इनकी मदद करनी होगी। जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाओ। उन लड़कों में से एक ने दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों की नब्जों को टटोलते हुए कहा, दिमाग सही है तुम्हारा? अबे हम सब अंदर हो जाएंगे। आदित्य बोला। पर इनकी सांसें चल रही हैं यार, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो लड़का घबराया हुआ उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तुम सही कह रहे हो। अगर किसी और ने इन्हें देख लिया तो पुलिस हम तक जरूर पहुंचेगी। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़के ने आदित्य से पूछा तो आदित्य ने उस लड़के को वहां से एक धक्का लगाया और गाड़ी में से रिस रहे पेट्रोल पर जलती हुई माचिस की एक तिल्ली फेंक दी। जिंदा जलते इंसानों को देख वहां मौजूद सारे लड़कों का खून उनके शरीर के अंदर ही जल चुका था। जोश में होश खोए आदित्य ने उस घिनौने काम को अंजाम तो दे दिया था, पर सच तो यही था कि उस दृश्य को देख उसकी खुद की रूह भी कांप उठी थी। पर अब जो होना था सो हो चुका था और कोई भी वहां रहकर फंसना नहीं चाहता था। वो सारे लड़के दर्द से तड़पते उन लोगों की चीखों के बीच यहां वहां तितर बितर हो गए। ऐसे और कितने लोगों को मारा है तुमने प्रोफेसर? उस लड़के ने मुंह मिचकाते हुए मुस्कुराया और आदित्य को एकटक देखता रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे होश नहीं था। आदित्य अपने माथे से टपकते हुए पसीने को पोंछते हुए बोला। गलती नहीं थी, वो खून था मिस्टर आदित्य रॉय। घड़ी में टाइम क्या हुआ है? उस लड़के की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों साथ में झलक रहा था। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर इशारा किया। आदित्य ने उस ओर देखा तो घड़ी में इस वक्त 12 बजने में 15 मिनट बचे थे। अगले दिन मेरा जन्मदिन था और मेरे डैड मेरे भाई और माँ को लेकर मुझे सरप्राइज देने के लिए मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल आ रहे थे। जल्दी ही घड़ी में 12 बज जाएंगे प्रोफेसर। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं होश में नहीं था। प्लीज। तुम्हारे साथ मौजूद तुम्हारे बाकी साथियों ने भी मरने से पहले यही कहा था प्रोफेसर। आदित्य ने यह सुनकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो अमित और रंजन सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे।
आदित्य के जिस्म से बहता हुआ खून बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था कि तभी वो लड़का आदित्य की तरफ बढ़ा और उसके कानों में हल्के से कहा, वैसे प्रोफेसर, आपकी थ्योरी बिल्कुल सही थी। बुलाने पर